हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द सिग्मा बैच। सिग्मा बैच का यूनिट एंड डायमेंशंस का हम लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 थोड़ा डिले है। आई होप आप सभी लोग आज का क्लास एंजॉय करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप सभी को कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे और वही क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, फिर फर्दर मैं आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस का नंबर होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, वो क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। देन उनके बाद आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को करके लाएंगे और कल फिर हम यूनिट एंड डायमेंशंस को सम अप करते हुए बेसिक मैथमेटिक्स पर मूव कर जाएंगे। और साइमल्टेनियसली जो भी बच्चे क्लास 12th के हमको देख रहे हैं या ड्रॉपर्स जो हमको देख रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से शुरुआत करते हुए क्लास 12th के लिए भी एक न्यू बैच हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारे 2 बैच चलेंगे, एक क्लास 11th के लिए और एक क्लास 12th के लिए, जिसमें 2 लेक्चर क्लास 11th के आया करेंगे एक वीक में और 2 लेक्चर क्लास 12th के आया करेंगे। आई होप यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो आज का लेक्चर शुरू करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 डायमेंशनली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज P Q R कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है भैया 3 डायमेंशनली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, P Q और R, 3 अलग अलग क्वांटिटीज हैं और इनका कॉम्बिनेशन कब एक मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सेज कि भैया A और B अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो A प्लस B अलाउड है। कब अलाउड है? जब डायमेंशंस इज अलाउड ओनली व्हेन डायमेंशंस ऑफ A एंड B आर सेम। ये बात तभी अलाउड है जब A और B के डायमेंशंस सेम होंगे। ये बात हमको पता है, ये हम लेक्चर में देख चुके हैं। सिमिलरली A माइनस B जो है ये कब अलाउड है? इज अलाउड ओनली व्हेन डायमेंशंस ऑफ A एंड B आर सेम। सिमिलरली A और A माइनस B भी तभी अलाउड है, लेकिन A बाई B और A इंटू B पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज ए बी इज ऑलवेज अलाउड, ये हमेशा अलाउड है, इज ऑलवेज अलाउड, इस पर ऑलवेज अलाउड, नो रेस्ट्रिक्शंस, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप देख लीजिएगा, नो रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, सिमिलरली A बाई B ऑलवेज अलाउड, नो रेस्ट्रिक्शंस, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा था कि भैया एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को आप तभी घटा या जोड़ सकते हो जब दोनों सेम नेचर की हो, यानी कि दोनों का डायमेंशंस सेम हो। तो ये फंडा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या कहती है? P Q R, 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है P Q माइनस R। तो क्या P Q मिलके R बना सकते हैं? जब P Q अलग अलग नंबर हैं तो वो मिलके R भी बना सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। P Q की वैल्यू अगर मिलके R के बराबर आ गई तो R माइनस R पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली अगर P इंटू Q की वैल्यू सपोज R के बराबर आ गई, R डिवाइडेड बाई R, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं रेस्ट्रिक्शन है, तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। लेकिन P माइनस Q ये पॉसिबल है अगर P और Q अलग अलग क्वांटिटी है। क्वेश्चन में दे रखा है P Q R कैन, ये 3 डिफरेंट क्वांटिटी दे रखी है, तो P माइनस Q तो आप कर ही नहीं सकते। जब कर ही नहीं सकते तो ऐसा अलाउड ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका अलाउड नहीं है। सिमिलरली PR अलाउड है? हाँ जी, PR अलाउड है। माइनस QR, क्यू स्क्वायर अलाउड हो जाएगा, क्योंकि PR की वैल्यू क्यू स्क्वायर के बराबर हो सकती है। आपको पता थोड़ी ना, 2 फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन कैन बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई QR, तो ये तो अलाउड हो सकता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर मिल जाएगा, हमको ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर मिल जाएगा भैया। रेस्ट्रिक्शन का यूज करके ये क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ ए एंड बी मे बी परफॉर्म्ड। तो क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग functions of A and B may be performed if A and B possesses different dimensions। यानी कि इनमें से कौन सा परफॉर्म किया जा सकता है अगर ए और बी के अलग अलग डायमेंशन है। तो भैया अभी कॉन्सेप्ट सिखाया हमने कि ए और बी में अलग अलग डायमेंशन है, तो ए डिवाइडेड बाई बी और ए मल्टीप्लाई बाई बी परफॉर्म किया जा सकता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। उसे परफॉर्म करने के लिए ए और बी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी को परफॉर्म करने के लिए रेस्ट्रिक्शन है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि डायमेंशंस ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ बी। ये रेस्ट्रिक्शन है। तो ये दो तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते, नन ऑफ दीज की कोई बात ही नहीं है। अब ए बाई बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं भाई, ए बाई बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नो रेस्ट्रिक्शन। ए इंटू बी पे नो रेस्ट्रिक्शन। अगर इस नन ऑफ दीज की जगह ऑप्शन ये होता ए इंटू बी तो ये भी अलाउड हो जाता, तो दो आंसर हो जाते इसके, लेकिन अभी ये है नहीं, तो हमारा ए बाई बी अलाउड हो जाएगा। विच ऑफ द फंक्शंस में बी परफॉर्म्ड, ए बाई बी को आप परफॉर्म कर सकते हो। यहां तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इतनी बात समझ में बच्चों आई आप लोगों को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको दो मेथड से करना बताऊंगा। एक तो क्लेवर अप्रोच, एक तो होमोजेनिटी से करना और एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन से करना। जो आपको बेहतर लगे आप उससे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई होप एक बार तो सबने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ही होगा, ठीक है। तो दो तरीके बताएंगे और दोनों तरीके से आपको सोचने का तरीका आपको पता चलेगा। क्या यार ऐसे भी इसको सोच सकते थे, क्या इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। बस एक मिनट में जरा माइक को क्रॉस चेक कर लेता हूं कहीं वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर उसके बाद लेक्चर शुरू करते हैं। एक बार मैं माइक को क्रॉस चेक कर लेता हूं। नो प्रॉब्लम। चलिए, हाँ, देयर इज नो इश्यू विद द माइक के साथ तो कोई इश्यू नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ अ रियल गैस, ठीक है, n मोल्स ऑफ अ रियल गैस। एक रियल गैस की इक्वेशन दे रखी है। आइडियल गैस की इक्वेशन हमको पता है पीवी बराबर एनआरटी होती है, लेकिन हमको इक्वेशन अब आइडियल गैस की ना देके रियल गैस की दे रखी है। अच्छा, इसमें बेटा अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। इक्वेशन जो होगी उसको थोड़ा मोड़ा चेंज करके वो तुमको दे देगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज मत होना, सिंपली अपने दिमाग को यूज करना। और बड़े बड़े शब्द होते ना, होमोजिनिटी, ये जिनिटी, वो जिनिटी, इनमें कंफ्यूज मत होना। सीधा इतना ध्यान रखना, अगर एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तभी पॉसिबल है। इसीलिए इस आइडिया को इतना सिंपल रखा है। मैंने इसको नाम होमोजिनिटी करके नहीं दिया, बिकॉज बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। सिंपल आइडिया मैंने आपको बताया है कि अगर एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं तो भैया ये ऐड तभी होंगे जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। उसी फंडे को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ रियल गैस है, जहां पर P का मतलब प्रेशर है, P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, T का मतलब टेम्परेचर है और R का मतलब मोलर गैस कांस्टेंट है। A and B are arbitrary constant. Which of the following has the same dimensions as the PV? तो इनमें से किसके डायमेंशंस पीवी के बराबर होंगे?
एनआरटी के एन स्क्वायर बाई वी के, पीवी के ए बी स्क्वायर बाई वी के, इनके डायमेंशन किसके बराबर होंगे? पीवी के। तो इसको मेथड नंबर 1 से देखते, जनरल, जो कोई भी कर सकता है। मेथड 1 यानी इतना तो आना ही चाहिए। तो इस टर्म को गौर से देखो, इस टर्म को गौर से देखो, P प्लस एन ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इस टर्म को गौर से देखो। ये क्या है? प्रेशर है। तो ऑब्वियसली इसको भी क्या होना पड़ेगा? प्रेशर। ऑब्वियसली इसको भी प्रेशर होना पड़ेगा। पूरे को प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं। ये प्रेशर है। अब सिमिलरली ये क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो एनबी को भी क्या होना पड़ेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया कि दो फिजिकल क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो यहां से पता चला कि P प्लस एन ए स्क्वायर वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये काइंड ऑफ क्या है? प्रेशर है। ये काइंड ऑफ क्या है? प्रेशर है। तो ये प्रेशर है, तो ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? लेट्स से P डैश प्रेशर, और ये भी क्या हो जाएगा? V डैश वॉल्यूम, V डैश। तो P डैश इंटू V डैश इज इक्वल्स टू NRT। NRT। अब इसको कंपेयर कर लो PV बराबर NRT से। अब भैया जैसे ही कंपेयर करोगे तो PV बराबर NRT, तो पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू NRT। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। बी की तरफ, बी क्या कहता है? अब इस टर्म को गौर से देखो, इस टर्म को गौर से देखो, एन ए स्क्वायर बाई वी। तो ये कहां चमक रहा है? यहां कुछ कुछ ऐसा टर्म चमक रहा है। तो देखो, आप गौर से देखोगे तो यहां ये टर्म आपको दिख रहा है, ये एन ए स्क्वायर बाई वी। ठीक है, तो यहां से P प्लस एन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये दोनों क्या है? दोनों प्रेशर हैं, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम। तो P इज इक्वल्स टू एन ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, दोनों का डायमेंशन सेम हो जाएगा। तो यहां से पी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन ए स्क्वायर, और यहां से पी वी इज इक्वल्स टू एन ए बाई वी। तो यहां से मिल जाएगा आपको पी वी बराबर एन ए स्क्वायर बाई वी। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका मिल जाएगा आपको। अब सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ो, पीबी। अब पीबी की वैल्यू निकालनी है। क्या ये इसको पीबी को कंपेयर करना है पीवी के टर्म्स से? अगर इसकी डायमेंशन पीवी के बराबर आ रही है तो पीवी की डायमेंशन हमको पता है एन स्क्वायर बाई वी या एनआरटी की टर्म्स में आ रही है। तो एक काम करो, पी की तो वैल्यू हमको पता ही है, ठीक है। अब बी की वैल्यू पुट कर लो, बी की वैल्यू पुट कर लो। तो P इंटू बी की जगह क्या पुट करो? यहां से B की जगह V बाई एन पुट कर लो, V बाई एन। तो PB इज इक्वल्स टू PV बाय एन। तो PB के जो डायमेंशन होंगे वो PV बाय एन के डायमेंशन होंगे, नॉट PV। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी पे पहुंचो, ऑप्शन नंबर डी पे पहुंचो, ए बी बाई वी स्क्वायर, ए बी बाई वी स्क्वायर, ए बी बाई वी स्क्वायर। तो ए बी बाई वी स्क्वायर को बनाने के लिए पी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब यहां से ए के डायमेंशन निकाल लो, ए के डायमेंशन निकाल लो। तो ए के डायमेंशन बनेंगे पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बराबर ए के डायमेंशन, ये डायमेंशन बनेंगे ए के। ठीक है, अब मैंने गलती क्या कर दिया, अब तुम गड़बड़ी ये मत समझना, मैंने ये डायमेंशन के फॉर्मूले नहीं लगाए, डायमेंशन के ब्रैकेट नहीं लगाए इधर मैंने सबके आगे डायमेंशन के ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। तो तुम इनको फॉर्मूला मत समझ लेना, कहीं ये गड़बड़ी कर दो, ये गड़बड़ी मत कर देना, डायमेंशन में ही ट्रीट करना सब कुछ। ठीक है, तो पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा, अब
इंटू बी, बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी, तो बी के डायमेंशन जो हमको मिलेंगे वो मिल जाएगा हमको v बाय एन, ये 1 ये 2, ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर। तो इसको मिले, जब ए बी बाई वी स्क्वायर करोगे तो पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू वी बाई एन बाई वी स्क्वायर, तो ये मिलेगा पी वी क्यूब बाई एन क्यूब इंटू वी स्क्वायर, दैट इज पी वी बाय एन क्यूब। तो यहां भी आप देखोगे पी वी बाय एन क्यूब आ रहा है, तो ये किसके डायमेंशन जो आ रहे हैं हमारे, इसके, दैट इज ए बी बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन निकल के आए पी वी बाय एन क्यूब के बराबर, ठीक है, पीवी बाय एन क्यूब के बराबर। एक तो तरीका ये हो गया मैनिपुलेशन से, एक तरीका हो गया मैनिपुलेशन से, ठीक है, मैनिपुलेशन से आप इसको निकाल सकते हो। एक तो मैनिपुलेशन से तरीका हो गया कि भैया, एक तरीका ये हो गया, ठीक है, एक तरीका हो गया मैनिपुलेशन से, मैनिपुलेशन से। अब इनको फॉर्मूले की तरह ट्रीट मत कर लेना, ये गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। अच्छा, तो प्रेशर का डायमेंशन बराबर, मैं ये लिखे देता हूं, कोई बच्चा गड़बड़ी ना कर दे। सबके आगे मैं डायमेंशन लगा देता हूं, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखिए, P प्लस एन ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एन ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ये, दिस वन इज बेटर, दिस वन इज बेटर। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पीवी के डायमेंशन, पहला ऑप्शन दे रखा है एनआरटी, एनआरटी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है एन ए स्क्वायर बाई वी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है पीबी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको ए बी बाय वी स्क्वायर। इनमें से आपको चेक करना है। तो क्या करो आप कि भैया पूरे इक्वेशन में एक एक करके टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो और प्लस और माइनस के टर्म्स में इक्वेशन को स्प्लिट कर लो, और सिंस इक्वेशन प्लस माइनस के टर्म में आ जाएगा तो डायमेंशंस को कंपेयर कर लो। तो यहां से मिला पीवी माइनस पी एन बी, ये ज्यादा सिंपल है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो मिला पीवी, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो मिला पीएनबी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा हमको एन ए स्क्वायर बाई वी, और यहां से मिलेगा हमको, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको मिलेगा माइनस एन क्यूब ए बी बाय वी स्क्वायर बराबर एन आर टी, एन आर टी, एन आर टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, अब बारी बारी ऑप्शन देखो। अब पहला ऑप्शन देखो, पीवी और एनआरटी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, सेम। अरे भैया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, इसके और इसके डायमेंशन सेम, इसके और इसके और इसके, क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो आपस में सबके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, सेम। तो पीवी के डायमेंशन बराबर एनआरटी के डायमेंशन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, यहां से डायरेक्ट मिल गया, बिल्कुल। अब दूसरा पीएनबी, या इसको देख लो एन ए स्क्वायर बाई वी, तो पीवी के डायमेंशन, यहां से देखो पीवी के डायमेंशन बराबर
Na स्क्वायर बाई v के डायमेंशन। ऑप्शन नंबर बी मिल गया। सिंस ये और ये के डायमेंशन भी तो क्या होंगे, सेम। क्या होंगे भाई, सेम। अब सिमिलरली पीएनबी, क्योंकि पीबी बन रहा है, आपको पीएनबी वाला टर्म चाहिए, तो पिक इट अप, पिक दिस टर्म और पीवी, ठीक है, के डायमेंशन बराबर पीवी। तो यहां से आप देखोगे पीवी के डायमेंशन इज इक्वल्स टू पीबी पीवी बाय एन, पीवी बाय एन, दैट इज पीवी बाय एन बराबर पीबी के डायमेंशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो पिछले वाले केस में भी क्या आ रहा था, इतना लंबा जाके हमको पीबी के डायमेंशन पीवी बाय एन यही मिल रहा था, यहां भी वही मिल रहा है। अब तीसरे ऑप्शन पाओ, ए बी बाई वी स्क्वायर। तो ए बी बाई वी स्क्वायर कहां मिल रहा है, इस टर्म में मिल रहा है। तो ए बी बाई वी स्क्वायर को पीवी बराबर एन क्यूब ए बी बाय वी स्क्वायर, ठीक है, एन क्यूब ए बी बाय वी स्क्वायर। तो यहां से पीवी के डायमेंशन बराबर एन क्यूब बाई ए बी बाई वी स्क्वायर बराबर अपॉन एन क्यूब के डायमेंशन बराबर ए बी बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन। तो यहां से मिल जाएगा पीवी बाय एन क्यूब के डायमेंशन ए बी बाय वी स्क्वायर के डायमेंशन। ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत लेंदी मैनिपुलेशन में जा रहा था उससे आप बच गए, उससे आप बच गए। तो एक क्लेवर अप्रोच हमेशा ध्यान रखना कि अननेसेसरी मैनिपुलेशन में पढ़ने से अच्छा है प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लो और प्लस माइनस से ये सोचो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसे सिखाने का मेन पर्पस ये था बच्चे, ये नहीं था कि मैं आपको दो मेथड सिखाना चाहता था। आई डोंट वॉन्ट टू कंफ्यूज यू, आई जस्ट वॉन्टेड कि आप अगर ऐसे जा रहे हैं तो आप ऐसे जाना सीखें, आप जाने कि भैया अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये इसका डायमेंशन इक्वल कर दें, ये इसका कर दें, दैट इज राइट, देयर इज नो फॉल्ट इन दैट। ठीक है, एक्चुअली दैट इज राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर क्वेश्चन डायमेंशंस का है तो भैया मैनिपुलेशन करने से पहले लॉजिक तो ये लगा लो कि a प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फिजिक्स लगा लू ना, मैथ्स थोड़ी कर रहा हूं मैं। ठीक है, इतना समझ गए, इतना समझ गए तो बच्चे आगे बढ़ते। चलो बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5.226 ऑफ आई रोडोफ। कोई आई रोडोफ का क्वेश्चन है और उसका आंसर है डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा 2 अपॉन एम वी स्क्वायर कॉस थीटा। Here symbols have their usual notations where phi can represent kinetic energy, power, force, pressure। तो सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है सिंबल्स के मतलब क्या है। देखो इसका मतलब होता है चेंज इन वेवलेंथ, डेल्टा का मतलब होता है चेंज और लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ। जब वेव्स पढ़ोगे तो वेवलेंथ पढ़ लोगे, अभी के लिए इतना समझो वेवलेंथ भी एक काइंड ऑफ लेंथ है, एक काइंड ऑफ लेंथ है। ये लेंथ है और ये तो भैया सीधा सीधा वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। और ये जो है हमारा डेल्टा एल, ये चेंज इन वेवलेंथ है, ये चेंज इन वेवलेंथ है। अच्छा, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये सब के सब क्या होते हैं, ये डायमेंशनलेस होते हैं। इतना सवाल को देख के हमको समझ में आ गया, इतना समझ गए, इतना समझे या नहीं समझे ये बताओ, इतना समझ गए। जब इतना समझ गए और सिंबल्स के यूजुअल नोटेशंस हैं तो गौर से देखो, डेल्टा लेमडा बराबर माइनस लेमडा, ठीक है, फाई
क्या इस 2 को मैं अपॉन में नीचे ला सकता हूं? mv²/2। आपने एक टर्म देखा होगा, जैसे ही mv² को देखा तुरंत क्लिक किया mv² के साथ तो हाफ mv² आता है। अगर मैं इस हाफ को नीचे ले जाऊं तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? ये नीचे से डिवाइड में से ऊपर मल्टीप्लाई में आया होगा, तो ऑब्वियसली है ये नीचे डिवाइड में होगा तभी ऊपर मल्टीप्लाई में आया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे? बहुत बढ़िया। अरे भाई चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और cos थीटा क्या है? डायमेंशन लेस है, तो m0 l0 t0, और इसका मतलब हो जाता है 1 1 1। ठीक है, और डेल्टा एल इसका भी मतलब हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों का डायमेंशन l/l हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो यहां से मिला हमारा phi/ke, और इसको लिख सकते हैं हम पूरे टर्म को काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। और इनटू इसका डायमेंशन 1, और इस पूरे का डायमेंशन किसके बराबर आ रहा है? 1। तो ऑब्वियस है कि फाई को भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो के और के मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तभी तो ये पूरा इक्वल्स टू 1 आएगा। समझो भाई, समझे या नहीं समझे? समझे? तो इस अगर ये के है तो इसको भी के होना पड़ेगा, क्योंकि इसका पूरे का डायमेंशन 1 होगा, ताकि 1 इंटू 1 मिलके क्या बना सके? डायमेंशन 1 बना सके। गॉट इट और नॉट? ये तो था इसको करने का थोड़ा मेथड नंबर 1, क्लेवर अप्रोच। क्लेवर अप्रोच, मैनिपुलेशन। अच्छा, और कैसे सोच सकते हैं? और कैसे सोच सकते हैं? क्वेश्चन को आगे लिख लेते हैं। मेथड 2, डेल्टा एल बराबर माइनस लेमडा 2 अपॉन mv² इंटू कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब भैया ये वेवलेंथ है, तो देखो गौर से, तो इसको ले आओ इधर, तो डेल्टा एल बाई माइनस लेमडा एल इज इक्वल्स टू 2 बाय mv²। इसको क्लियरली साफ साफ लिखते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं, mv² इंटू कॉस थीटा। अब डेल्टा एल बाई लेमडा एल, सॉरी डेल्टा एल बाई एल, ये पूरा टर्म जो हो जाएगा लेमडा एल बाई डेल्टा एल बोल रहा हूं, लेमडा एल बाई एल, लेमडा एल बाई लेमडा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इसका डायमेंशन हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 भी हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन है, इज इक्वल्स टू 2 mv² cos थीटा। अब दोनों साइड क्या करो? स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि हमको तो फाई चाहिए। फाई क्या हो सकता है? स्क्वायरिंग करोगे तो आपको पता चलेगा 2 अपॉन mv² इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसके डायमेंशन 1 के बराबर आएंगे, और हमको पता है कि कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा के डायमेंशन क्या होते हैं भैया? 1। 1 का स्क्वायर करो तो डायमेंशन क्या होंगे? इसके भी डायमेंशन क्या हो जाएंगे? 1। तो 2 इज इक्वल अपॉन mv² के डायमेंशन हो जाएंगे 1, के डायमेंशन हो जाएंगे 1। तो फाई, अब इसको यहां ले चलो, फाई इज इक्वल्स टू mv² बाई 2,
और mv²/2 को बोलते हैं हम ke। इसको हमने प्रूफ कर लिया, चाहे ऐसे समझ लो मेथड नंबर 2, चाहे इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। तो क्वेश्चन कैसे भी हो आपको करना आना चाहिए, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी भैया। अब बढ़ते हैं आगे। तो डायमेंशंस ऑफ a बाई बी इन द इक्वेशन, वैसे तो मुझे क्वेश्चन नहीं बताना चाहिए, बहुत इजी है, जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनके हिसाब से तो ये क्वेश्चन नहीं बताना चाहिए, लेकिन सिंस इट वाज होमवर्क तो मेरा टास्क, मेरा दायित्व ये है कि मैं इसको डिस्कस करूं, और इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो डायमेंशंस ऑफ a बाई बी इन द इक्वेशन P is equals to a minus t square by bx, where P is pressure, x is distance, t is time। ठीक है, अच्छा, तो P is equals to a minus t square by bx। P का मतलब है प्रेशर। क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं? प्रेशर के डायमेंशन ml-1 t-2। अब तुम बोलोगे मास्टर तेरे को कैसे पता? मैंने कहा भाई प्रैक्टिस। देख इधर देख, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट, फोर्स बाय एरिया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और फोर्स के डायमेंशन मैंने जिस समय बताए थे, बोला था बार बार यूज करोगे तो इसको तो कम से कम याद कर लो, mlt-2 अपॉन एल स्क्वायर। तो बना क्या? ml-1 t-2। प्रेशर के डायमेंशन ये हो गए। अब सिंस ये प्रेशर है a माइनस टी स्क्वायर, ये टाइम का स्क्वायर है, तो ये पूरा टर्म टाइम का स्क्वायर ही तो होगा, a माइनस टी स्क्वायर, तो a को भी टी स्क्वायर ही होना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्म कर पा रहे हो तो a बराबर टी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, सब कुछ टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं रिप्लेस करके t⁻2 अपॉन b, और x का मतलब क्या है? l, दैट इज लेंथ, तो l, और यहां से मिलेगा हमको m l⁻⁻1 t⁻⁻2 इंटू b l t⁻2, और यहां से मिलेगा हमको b इज इक्वल्स टू t⁻2 m⁻⁻1 t⁻⁻2, और यहां से मिलेगा हमको b इज इक्वल्स टू m⁻1 t⁻⁻4, और a की वैल्यू है टी स्क्वायर, तो हमको निकालना है रेशियो a बाई बी का, तो टी स्क्वायर बाई m कुछ गड़बड़ी करिए क्या? वेट अ मिनट, देखते हैं दोबारा से, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। इसको देखो, ml-1 t-2 ये हो गया, इज इक्वल्स टू t⁻2 ये हो गया। अब bx जो है ये हो जाएगा b इंटू एल, तो यहां से हमको मिलेगा mt-2 इंटू b इज इक्वल्स टू t⁻2, तो यहां से b मिलेगा t⁻2 अपॉन m t⁻2, तो b मिलेगा हमको m⁻⁻1 t⁻4, और a की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है t⁻2, तो a बाई b मिलेगा हमको t⁻2 m⁻⁻1 t⁻4, ये मिलेगा m⁻1 t⁻⁻2, दैट इज आंसर नंबर बी। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिकली छोटे छोटे फंडे यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन छोटे छोटे फंडे यूज कर रहे हैं। मैं तुमको क्लास में बार बार बता चुका हूं, ये बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं, इजियर क्वेश्चंस हैं।
बनने चाहिए आपसे। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय P is equals to P naught e to the power minus alpha t square where alpha is a constant and t is time। तो अल्फा के डायमेंशन क्या होंगे? अरे भाई तुमको P के चक्कर में ही नहीं पड़ना इस क्वेश्चन में। देखो P is equals to P naught e to the power माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अरे E के ऊपर जो भी पावर में हो वो क्या होता है अल्टीमेटली? डायमेंशनलेस। मैं बता चुका हूं। तो माइनस अल्फा टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। इट विल बी डायमेंशन लेस। तो अल्फा टी स्क्वायर विल बी 1। तो अल्फा बराबर 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो अल्फा बराबर टी टू द पावर -2। तो आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t। कि कोई फोर्स है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि F इज इक्वल्स टू a sin t प्लस b cos dx, देन द डायमेंशंस ऑफ a by b एंड c by d आर गिवन। तो ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया है या होमवर्क नहीं किया है, जल्दी से एक बार मैं तुमको 2 मिनट फिर से दे रहा हूं, खुद से अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी आपको ये होमवर्क दे चुका हूं, तो करके लाना चाहिए था। अगर नहीं करके लाए हो तो खुद से एक बार इसको करो। लेक्चर 2 जिसने भी देखा होगा उसको ये ऑलरेडी होमवर्क मिला हुआ है। तो ऐप पे जाओ, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और देखो, और फिर इसको होमवर्क करके लाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू A साइन CT प्लस B cos dx। इसको क्लियरली लिख लेते हैं, b cos dx। ठीक है, देन द डायमेंशंस ऑफ a by b एंड c by d आर गिवन। तो भैया सीधा सीधा देखो कि साइन c by t, इतने टर्म को देखो और इतने टर्म को देखो। साइन और कॉस क्या है? डायमेंशन लेस है। तो ct बराबर 1, इतना हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो c के डायमेंशन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1। सिमिलरली dx बराबर हो जाएगा 1। तो d के डायमेंशन हो जाएंगे 1/l। तो d के डायमेंशन हो जाएंगे l टू द पावर -1। c और d के डायमेंशन हमको पता चल गए। अब बात आती है a और b के डायमेंशन की। तो गौर से देख बच्चे, अगर इतना टर्म डायमेंशन लेस है, इतना टर्म डायमेंशन लेस है, तो फोर्स के जो डायमेंशन है वो किसके बराबर हुए? फोर्स बराबर a प्लस बी। a प्लस बी। तो फोर्स के डायमेंशन किसके बराबर हुए? a और b के। तो फोर्स अब a प्लस बी हो रहा है, तो a इज इक्वल्स टू बी। a के डायमेंशन b के बराबर और b के डायमेंशन a के बराबर, यानी तीनों के डायमेंशन इक्वल। फोर्स के डायमेंशन a के बराबर और इसके ही डायमेंशन b के बराबर। इतना समझ गौर से। ठीक है, तो अच्छा, तो a के डायमेंशन निकल के आ गए। यहां से a के डायमेंशन निकल के आ गए mlt-2, और यहां से b के डायमेंशन निकल के आ गए mlt-2। तो a बाई बी का रेशियो आ जाएगा mlt-2 बाई mlt-2, दैट इज 1। ठीक है, ये हो जाएगा 0, m0 l0 t0। और 1 को लिखने का तरीका होता है m0 l0 t0। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, c बाई डी का डायमेंशन। अब c बाई डी का तो और सिंपल है।
सी का डायमेंशन क्या है? सी का डायमेंशन है 1/t, दैट इज t टू द पावर -1। ये 1/t हो जाएगा, 1/t, इसको लिख लेना। तो t टू द पावर -1 अपॉन l टू द पावर -1, दैट इज l टू द पावर t -1, lt -1, m0 lt -1। तो इसको लिख लो m0 lt -1, दैट इज आंसर नंबर सी। इसमें सी आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसमें भी कुछ नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना यहां तक कहानी समझ में आई होगी। तो बच्चा लोग यहां तक जिसको समझ में आया, तो ये हमारे होमवर्क के कुछ क्वेश्चन थे। शायद एक और क्वेश्चन बचा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे नहीं, 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब कि हटके क्वेश्चन है, आपको सोचना सिखाने वाला क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि डायमेंशन एनालिसिस आपको इक्वेशंस या बोले डिफरेंशियल या कैलकुलस में भी आपका यूज किया जा सकता है, या ऐसी इक्वेशंस जो कैलकुलस का यूज करें वहां भी उनको डायमेंशंस की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको ये सिखाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत हैवी कैलकुलस यूज करते हैं उनको डायमेंशंस की मदद से चटका सकते हो, और धू धू करके चटका दोगे और वो वैसे सॉल्व करोगे बहुत बड़ा पड़ जाएगा। तो देखो, तो x dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू साइन इनवर्स x बाई a -1। तो ये पूरा जो है कुछ इक्वल दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ n बतानी है। अगर भाई कोई चीज इक्वल है तो लॉजिकल है भैया दोनों के डायमेंशन क्या होंगे? सेम। अरे इक्वल तभी तो होगी जब डायमेंशन सेम हो। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब साइन इनवर्स का पूरे का डायमेंशन क्या होता है? साइन इनवर्स का डायमेंशन क्या होता है? साइन इनवर्स का डायमेंशन होता है डायमेंशन लेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है। तो यहां से x dx का जो डायमेंशन है, इस पूरे का डायमेंशन, x का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ l, dx का डायमेंशन क्या होगा? l। तो इस पूरे का डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर। अब समेशन है तो ऑब्वियसली सम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन नीचे वाले टर्म में आप गौर से देखोगे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। गौर से देखो, a के झंझट में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, a के झंझट में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और गौर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर जो है ये एल स्क्वायर है, इस पूरे टर्म को भी एल स्क्वायर ही होना पड़ेगा। इस पूरे टर्म को भी 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वल, अगर इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तभी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर, और इसका रूट ओवर है तो रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा एल अपॉन एल। तो पूरे कंप्लीट टर्म का डायमेंशन जो बनेगा वो बनेगा एल टू द पावर 1, और ये किसके बराबर आ रहा है? ए टू द पावर n। तो n की वैल्यू आ गई 1। यहां से सॉल्व हो गया। कैसा लगा? इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन झट से सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें एक काम और भी कर सकते थे, x बाई ए -1। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो भैया x बाई ए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। अब पूरा डायमेंशन लेस है तो x बाई ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। तो x का डायमेंशन क्या हो जाएगा? a के बराबर। x का डायमेंशन क्या हो जाएगा? a के बराबर। तो यहां से भी दिख सकता था आपको कि 2ax is nothing but 2a into x, that is 2x into x, that is 2x स्क्वायर। ये भी x का ही टर्म है, यानी x ही है। ये भी ऐसे भी दिख सकता था, नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं है।
कैसे समझो, आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर हो गई या नहीं? इतना डिस्कशन आपको आना चाहिए, ये डिस्कशन क्लियर होना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चंस का डिस्कशन है। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से अरे अभी तो क्वेश्चंस बच रहे हैं, नेक्स्ट कहाँ है, अभी तो बचे रहे हैं। अच्छा, इसी फंडे का यूज करके बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा दिमागवा लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे भैया, सवाल वाल नहीं बनेगा। और कंफ्यूजिया गए तो सवाल वाल नहीं बनेगा। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए और देखिए कि मास्टरवा कैसे सोच रहा है, ये ससुरा सोचता कैसे है। ऐसे हमको सोचना आना चाहिए, ऐसे बने सवाल तो मजा आए। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, एक बार 2 मिनट का टाइम लीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एन अननोन क्वांटिटी अल्फा इज एक्सप्रेस्ड एज अल्फा बराबर 2ma बाई बीटा लॉग 1 plus 2 beta L by ma, where m is equals to mass, a is equals to acceleration, L is equals to length. The unit of alpha should be, अल्फा की यूनिट क्या होगी? गौर से देखो भैया क्वेश्चन को। तो अल्फा, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। अल्फा बराबर, क्वेश्चन को लिखने में इसका, लिखना वैसे तो नहीं चाहिए लेकिन लिखने में ही इसका सॉल्यूशन छिपा है। देखो बच्चे गौर से, ये पूरा टर्म क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर है। जब लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। और इसका डायमेंशन क्या है? 2bl बाई एम ए का डायमेंशन +1। ये दोनों को ऐड कर रहे हो। ऐड कब कर सकते हो? तब कर सकते हो जब दोनों का डायमेंशन बराबर हो। तो 2bl बाई एम ए का डायमेंशन हो जाएगा 1, तो 2 बीटा बाई इसका डायमेंशन हो जाएगा 1। तो यहां से मिलेगा आपको बीटा का डायमेंशन ma बाई l। तो बीटा का डायमेंशन मिलेगा, ma का हो जाएगा फोर्स mlt माइनस 2 अपॉन l। यहां से बीटा का डायमेंशन मिलेगा mt माइनस 2, बीटा का डायमेंशन मिल गया। यहां से बीटा का डायमेंशन मिल गया, आधा काम हो गया। अब अल्फा का यूनिट पूछा है तो डायमेंशन पता चल गया, डायमेंशन पता चल गया तो यूनिट निकाल लोगे। यूनिट और डायमेंशन इंटर रिलेटेड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला क्या है? अब इसमें ये पूरा टर्म तो डायमेंशनलेस है, तो अल्फा बराबर 2ma अपॉन बीटा, और बीटा हमको पता चल गया। तो यहां से अल्फा बराबर 2ma अपॉन बीटा, इन दोनों के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? इक्वल। मैं ये डायमेंशन का सिंबल नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब तुम लोग ना लगाओ, ये मत कर देना, ठीक है? तुम लोग ना लगाओ, ये मत कर देना, तुम लोग लगा के चलना, ठीक है? 2ma अपॉन बीटा, और अल्फा बराबर ma हो जाएगा mlt माइनस 2, और बीटा के डायमेंशन हो जाएंगे mt माइनस 2, और यहां से अल्फा मिल जाएगा लेंथ, दैट इज l, और लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। आंसर हो गया a। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, दिमाग को खोलो। और यही क्वेश्चन गड़बड़ा जाता अगर तुम यहां कुछ गड़बड़ ऐसे करने लगते, 1 + 2 बीटा l बाई ma बराबर 1, और इस सबको 0 करके ऐसे करने लगते तो ये क्वेश्चन गड़बड़ा जाता, ठीक है? तो इतना ध्यान रखना, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भैया पीवी बराबर कुछ एनआरटी करके फॉर्मूला, ये पीवी बराबर एनआरटी ससुरा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, बच्चा लोग बड़ा परेशान है। इन द फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू एनआरटी बाई
v माइनस बी e टू द पावर a बाई आर टी वी find the dimensions of a and b where p is equals to pressure, n is equals to moles, t is equals to temperature, v is equals to volume and r is equals to universal gas constant। तो भैया फिर से क्या मैं बोलता हूं आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करने का राज उसको लिखने में छिपा है, लेकिन पेपर में लिखना बिल्कुल नहीं है, तेज लिखना आना चाहिए। लेकिन मैं तुमको सिंस बेसिक प्रैक्टिस चल रही है, बेसिक पहली बार सिखा रहा हूं, तो मैं आपको तब बता रहा हूं, लेकिन आपको तेजी से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। एनआरटी बाई वी माइनस बी। तो यहां से गौर से देखो, v माइनस बी, तो b के डायमेंशन किसके बराबर आ गए? b के डायमेंशन v के बराबर आ गए, और v के डायमेंशन क्या होते हैं? l क्यूब। आधा सवाल हो गया, आधा सवाल हो गया a और b के डायमेंशन। अब a के बचते हैं, ठीक है। e टू द पावर a बाई आर टी वी। अब गौर से देखो, ये p है, प्रेशर है, ये एनआरटी बाई वी है, e टू द पावर समथिंग, तो इसका डायमेंशन ये जो होगा ये डायमेंशन लेस होगा, e टू द पावर समथिंग डायमेंशन लेस, और ये पूरी क्वांटिटी भी क्या होगी? डायमेंशन लेस। और ये क्वांटिटी भी क्या होगी? ये छोटी वाली, ये इतनी वाली, ये वाली, ये भी क्या होगी? डायमेंशन लेस। और ये पूरी भी क्या होगी? ई वाली, ये भी डायमेंशन लेस, ठीक है। अब ये प्रेशर, तो इसको क्या होना पड़ेगा? प्रेशर। लॉजिकल है, तभी इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से a बाई आर टी वी बराबर 1, इसके डायमेंशन इतने हो जाएंगे। तो a बराबर आर टी वी, टी का मतलब टेम्परेचर, आर टेम्परेचर का मतलब के, वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब। अब आर के डायमेंशन तंग करते हैं, तो आर के डायमेंशन निकालना सिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आर के डायमेंशन तंग करते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। तो पीवी के भी डायमेंशन निकालने का एक आसान तरीका बताता हूं। पी प्रेशर को लिख लो फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम को लिख लो एरिया इंटू लेंथ बराबर एनआरटी। तो यहां से मिलेगा, एरिया एरिया को कैंसिल कर देगा, तो फोर्स इंटू लेंथ मिलेगा एम एल टी माइनस 2 इंटू एल बराबर मोल इंटू आर इंटू के, टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से मिलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 मोल केल्विन बराबर आर। अब इस आर को यहां पुट कर दो, एम एल टी माइनस 2 मोल के इंटू के इंटू एल क्यूब। के ने के को मार दिया, तो यहां से मिला m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2 इंटू मोल टू द पावर -1। इतने डायमेंशन हमको इसके मिल गए। तो क्वेश्चन देखो, और b के डायमेंशन हम ऑलरेडी शुरुआत में निकाल चुके थे, b के डायमेंशन ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब इसको गौर से देखो, v इज इक्वल्स टू बी, इक्वल करना पड़ेगा, तो b के डायमेंशन l क्यूब के बराबर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं आगे भैया, क्वेश्चन हम बहुत देर खेल लिया, अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। अब इसका यूज क्या है, अब थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं, अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत देर खेल लिया, डिस्कशन पार्ट को खत्म करके अब थोड़ी देर थ्योरी पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितनी भी अभी तक जो भी बातें आपको समझ में आई हो उनको फटाफट अपनी लैंग्वेज में लिख लो, फिर बढ़ते हैं आगे।
तो बच्चे लोग होमवर्क डिस्कशन देखने के बाद अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी की तरफ मूव करते हुए देखते हैं कि भैया जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशन एनालिसिस जो हमने सीखा है उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहला जो यूज है वो यूज है कि एक डायमेंशन फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर लेते हैं। यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला हमें ये चेक करने में मदद कर देता है कि वेदर इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। आपको ये बताने में बहुत हद तक मदद कर देता है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो आप ये मान के चले इक्वेशन मे बी एक्चुअली करेक्ट। मे बी ध्यान रखें, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो दैट इक्वेशन मे बी एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, मे बी एक्चुअली करेक्ट। अगर कोई डायमेंशनली रॉन्ग हो गई तो भैया एक्चुअली तो रॉन्ग होनी ही होनी है। ठीक है, तो डायमेंशन का जो यूज है, देखिए इधर देखिए, इफ द डायमेंशंस ऑफ द एलएचएस, पहला तो ये ध्यान रखिए टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन को करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन में दो साइड होती है, एक एलएचएस और एक आरएचएस। अगर डायमेंशंस ऑफ एलएचएस और आरएचएस सेम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है एटलीस्ट डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी वो मे बी करेक्ट कहलाएगी, मे भी करेक्ट हो सकती है। यानी कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। ठीक है, एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट यानी करेक्ट हो सकती है, लेकिन बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। यानी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो भैया इनकरेक्ट होगी। यानी कि एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशंस हमेशा सेम होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो भैया एक्चुअली में मतलब करेक्ट है ही नहीं। अच्छा, बट इफ द डायमेंशंस ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस आर नॉट द सेम देन द इक्वेशन इज नॉट इवन डायमेंशनली करेक्ट, सो इट कैन नॉट बी करेक्ट। इतनी बात हमको समझ में आ गई, ये हमने सीख लिया। चलिए अब एक फॉर्मूला देखते हैं। एक गिवन फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला दे रखा है, अ फॉर्मूला इज गिवन फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। एक्चुअली ये फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैं आपको बता रहा हूं कि करेक्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो mv²/r हमको दे रखा है फॉर्मूला। ये हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां हमको पता चल जाएगा mv²/r ही होता है, mv²/r ही होता है। लेकिन अभी हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से चेक करते कि क्या ये सचमुच में करेक्ट है। तो आपका काम है चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। दोनों साइड के डायमेंशन सेम होंगे, एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम होंगे। अगर एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आ रहे हैं तो फॉर्मूला मे बी करेक्ट। यू कैन नॉट एग्जैक्टली टेल इट इज करेक्ट, इट मे बी करेक्ट। वो तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है। तो ऐसे ही हम देखते हैं इस फॉर्मूले को, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्या ये करेक्ट हो सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो एक तरीके का फोर्स है, तो Fc इज इक्वल्स टू mv² बाई
आर। तो इसको बोल दिया LHS और इसको बोल दिया RHS। तो LHS के डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो LHS के डायमेंशन होंगे डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ LHS। और LHS क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। फोर्स किसी भी प्रकार का फोर्स हो तो डायमेंशन क्या होते हैं? MLT-2। ये बहुत बार हम निकाल चुके हैं फोर्स के डायमेंशन, ठीक है, फोर्स के डायमेंशन निकाल चुके हैं बहुत बार। अब RHS के डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशंस ऑफ RHS, अगर दोनों इक्वल आ जाए तो फॉर्मूला करेक्ट है। तो मास के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? M। V स्क्वायर के डायमेंशन हो जाएंगे LT-1 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं V की जगह V स्क्वायर, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए तो देखो मैं इसको एक बार फॉर्मूला लिखे देता हूं, MV स्क्वायर बाई R। तो मास के डायमेंशन हो जाएंगे M, वेलोसिटी के डायमेंशन हो जाएंगे LT-1 का स्क्वायर, और R क्या होती है? हमारी दूरी। तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे लेंथ के L। तो यहां से मिलेगा हमको ML स्क्वायर T-2 अपॉन L। L से एक बार कट जाएगा, ये मिलेगा MLT-2। तो आप गौर से देखोगे LHS और RHS के जो डायमेंशन हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। बिल्कुल क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो दिस इक्वेशन में बी करेक्ट, बट आपको ये मैं बता रहा हूं एक्सपेरिमेंटली कि ये इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है। दिस इक्वेशन इज एक्चुअली करेक्ट। तो दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट इक्वेशन, ठीक है, एक्चुअली अ करेक्ट इक्वेशन, बट डायमेंशनली भी ये करेक्ट है। तो डायमेंशनली भी ये करेक्ट है, एक्चुअली अ करेक्ट इक्वेशन एंड डायमेंशनली अ करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो एक डायमेंशनल एनालिसिस का यूज है कि भैया किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस आप चेक कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस से। एक्चुअली सवाल देख के ये पता कर लोगे, चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि हाँ भैया डायमेंशनल एनालिसिस से इतना इतना पता चल सकता है, चार में से कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स नहीं है, कौन सा ये है, कौन सा ये है, कौन सा प्रेशर है, कौन सा प्रेशर नहीं है। अगर मेरा आंसर प्रेशर आना चाहिए और चार ऑप्शन में से तीन प्रेशर नहीं आ रहे, तीनों को एलिमिनेट करके जो प्रेशर आ रहा है उसको टिक मार के मैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे भी आगे बढ़ सकता हूं। ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन है और ये काफी टाइम हमारा सेव करता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, गॉट इट। अब बढ़ते हैं बच्चे आगे। अच्छा, आगे का क्वेश्चन देख दिया हुआ है, चेक वेदर दिस इक्वेशन में बी करेक्ट और नॉट। एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि ये इक्वेशन करेक्ट हो सकती है या नहीं। तो इक्वेशन क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू 3FV स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर है और x। तो LHS और RHS के डायमेंशंस निकाल लीजिए। LHS के डायमेंशन अगर RHS के डायमेंशन के बराबर आ जाए तो दिस इक्वेशन में भी करेक्ट, अगर नहीं आए तो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो प्रेशर के डायमेंशन हमको पता है, प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं ML-1 T-2। तुम बोलोगे कि डायरेक्ट कैसे लिखा? अरे भाई इतनी बार देख चुके हैं, इट इज प्रैक्टिस। लेकिन फिर भी चलो मैं तुमको बता देता हूं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ML-T-2 फोर्स का होता है अपॉन L स्क्वायर। तो ये बनेगा ML-1 T-2। तो ये डायरेक्ट मैंने यहां पर लिख दिया प्रेशर के डायमेंशंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो LHS के डायमेंशंस तो ये हो गए, LHS के डायमेंशंस हो गए ML-1 T-2, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब RHS में दो चीजें हमको फालतू की नजर आ रही है, एक तो 3 और एक पाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो इनके तो कोई डायमेंशन नहीं होंगे, तो इनको एलिमिनेट कर दो। तो बचता क्या है? RHS की जो इक्वेशन बचती है वो बचती है FV स्क्वायर बाई जो डायमेंशंस को कंट्रीब्यूट करेगी T स्क्वायर x। F का मतलब है फोर्स, V का मतलब है वेलोसिटी, T का मतलब है टाइम और X का मतलब है डिस्टेंस। तो यहां से फोर्स के डायमेंशन लिखोगे ML-T-2 और V के डायमेंशन लिखोगे LT-1 का स्क्वायर
ये टी स्क्वायर, ठीक है, और यहां से मिलेगा हमको एल, तो ये बनेगा एम एल टी माइनस टू, और यहां से मिलेगा एल स्क्वायर टी माइनस टू एल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर से मिल जाएगा हमको m, और l की वैल्यू मिल जाएगी 3 टी टू द पावर माइनस 4 अपॉन एल टी स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा m एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 6, ठीक है। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहे, तो ये हो गया हमारा RHS। तो LHS not equals to RHS, therefore above equation is definitely incorrect, definitely incorrect, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि डायमेंशन ही क्योंकि एक क्वांटिटी प्रेशर आ रही है और दूसरी कुछ और आ रही है, ठीक है। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक एप्लीकेशन है कि भैया आप इक्वेशंस की करेक्टनेस चेक कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस से। डायमेंशनल एनालिसिस क्यों सीखा? इसलिए सीखा कि आप इससे इक्वेशंस की करेक्टनेस सीख सकते हो। तो अगला क्या कर सकते हैं इससे, वो देखते हैं। चलिए, अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बूमरैंग है। बूमरैंग मतलब वो फेंकने वाला कुछ, जो वैसा आपने देखा होगा ना, तो फेंकते हैं और वो लौट के आपके पास आ जाता है, वैसा कुछ लकड़ी का या प्लास्टिक का कुछ ऐसा पीस जिसको ऐसे फेंको और वो फिर लौट के हवा में आपके पास आता है, उसको बूमरैंग बोलते हैं। अब बूमरैंग हैज मास m, सरफेस एरिया ए। तो क्वेश्चन कहता है कि एक बूमरैंग है जिसका मास m है, सरफेस एरिया ए है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, एंड इट्स मूविंग वेलोसिटी v इन एयर और डेंसिटी a है। तो रेजिस्टिव फोर्स ऑन इट कैन बी। तो फोर्स क्या हो सकता है भैया? फोर्स वही होगा जिसके दोनों साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हो, दोनों साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हो। तो अब एक तो ऑप्शन है कि आप हर एक ऑप्शन को देखो, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? डायमेंशनलेस। एक तो तरीका है कि हर एक ऑप्शन को करेक्ट चेक करके देखो, हर एक को चेक करो, 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 और किसमें डायमेंशंस दोनों साइड में फोर्स के सेम आ रहे हैं, दोनों साइड के डायमेंशंस फोर्स के आ रहे हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना तो टाइम नहीं होता है बच्चे हमारे पास, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो ऐसा ही एक सवाल हम कर चुके, वहां से कुछ आपको डेटा याद होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, तो पहले अभी गौर सवाल को देखते ही देख लो, इतने एरिया की कोई डायमेंशन नहीं होगी, इतने एरिया की कोई डायमेंशन नहीं होगी, और इसमें भी इतने एरिया की कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये कोई डायमेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करेगा इतना, यहां से कंट्रीब्यूट करेगा इतना, यहां से कंट्रीब्यूट करेगा इतना, और यहां से कंट्रीब्यूट करेगा इतना, ये कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आपसे पूछा गया है फोर्स। अच्छा, अब टर्म क्या आ रही है? रो वी स्क्वायर, रो वी ए, यहां आ रही है रो वी ए, रो वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर। तो रो वी स्क्वायर को देखते ही पता चला कि रो वी स्क्वायर होता है हमारा प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर होता है। रो वी स्क्वायर होता है प्रेशर। अगर प्रेशर पता चल जाए तो मैं फोर्स पता कर सकता हूं। तो रो वी स्क्वायर इंटू ए होता है हमारा फोर्स। तो ऐसा ऑप्शन जहां रो वी स्क्वायर इंटू ए आ रहा हो वही फोर्स बन रहा होगा। तो यहां आ रहा है रो वी स्क्वायर बाई आर, तो ये तो फोर्स नहीं बन रहा है। यहां रो वी ए अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, ये भी फोर्स नहीं बन रहा है।
इसमें रो वी स्क्वायर इंटू ए आ रहा है, ये फोर्स बन रहा है। यानी बिना कलम चलाए ही आइडिया लग गया। एक तो था लेंदी प्रोसेस कि हर एक को पुट कर करके चेक करो घिस्सू बच्चे की तरह, रो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे रो वी स्क्वायर, तो यानी कि ये मिल गया हमारा फोर्स, तो फोर्स इंटू डायमेंशन लेस, यहां पे मिला फोर्स अपॉन एल स्क्वायर, तो ये ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे फोर्स अपॉन आर, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। यहां पे हमारा फोर्स नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा रो वी ए अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं बन रहा है, तो ये वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को बिना कलम उठाए लॉजिकल कर सकते हैं। तो रो वी स्क्वायर, हम ध्यान रखना, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि कौन कौन सी क्वांटिटीज को भैया हम फंडामेंटल ले सकते हैं, तो वहां बताया था प्रेशर बराबर रो वी स्क्वायर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रख लेना। आपकी कई सारी कैलकुलेशंस में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, आपके चीजों को छोटा कर देता है, आसान कर देता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रह जाए तो कोई गलती नहीं है। बाकी लेंथियर मेथड से तो आप सॉल्व कर करके तो निकाल सकते ही थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बेटे। अच्छा, और अगला एप्लीकेशन क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से वी कैन डिराइव न्यू फॉर्मूलाज। अगर किसी फॉर्मूला को डिराइव करना हो तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से उसे डिराइव किया जा सकता है। जैसे कि कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, ये आप डिराइव कर सकते हो। कैसे? देखिए, पहला जो आप काम की बात है कि पॉइंट नंबर सेकंड जो देखना है कि वी कैन डिराइव, सेकंड पॉइंट, सेकंड एप्लीकेशन कि वी कैन डिराइव न्यू फॉर्मूलाज रफली। शब्द को ध्यान रखें, रफली, क्योंकि हम रफली कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं बताता। मैंने क्या कहा था कि डायमेंशनल एनालिसिस आपको बताता है वेदर इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, मे बी करेक्ट, यानी कि कुछ तो वो मिसिंग कर रहा है, तो वो मिसिंग जो होता है वो कांस्टेंट मिसिंग होता है, लेकिन जो मेन आपके वेरिएबल्स हैं उनको एग्जैक्टली बता देता है। तो भैया उसी सेंस में आपके लिए कुछ इक्वेशंस के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में आप फॉर्मूलेज को भी प्रूव कर सकते हैं। नॉट ऑल टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, उनको प्रूव करने के लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हो। कैसे कैसे फॉर्मूलाज प्रूव कर सकते हो ये आगे देखते हैं, लेकिन अभी समझो कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूलाज प्रूव कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि भैया एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम है तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, उसका मास भी होगा और उस पर कुछ एक्सेलरेशन जी भी एक्ट कर रहा होगा। तो सिंपल पेंडुलम की कुछ लेंथ होगी, कुछ बॉब का मास होगा और उस पर कुछ एक्सेलरेशन जी एक्ट कर रहा होगा। तो आपसे पूछा जाए कि सिंपल पेंडुलम जो ऐसे ऑसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड बताओ, तो कैसे बताओगे? तो ज्यादा तो कुछ नहीं पता है, तो टाइम पीरियड को बताने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस। अगर हमको पता हो कि भैया हमारा जो क्वांटिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, अगर कैसे वो पता चल जाए, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं रफली कांस्टेंट की वैल्यू को छोड़कर। कुछ केसेस में, अगर पावर्स वाले केसेस में, नॉट समेशन वाले केसेस में, ये आगे देखेंगे समेशन वाले केसेस में क्यों नहीं कर पाते हैं। अभी इतना देखिए तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है, हमारा टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास ऑफ द पेंडुलम पर। किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ द पेंडुलम पर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर। तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है और तो कोई फैक्टर एक्ट करता नहीं है और तो कोई चीज होती नहीं है इसमें इसके अलावा। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
m टू द पावर a, यानी कि मास की कोई पावर a होगी उस पर डिपेंड कर रहा होगा, l टू द पावर b और g टू द पावर c कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा होगा, हमने मान लिया, अभी के लिए मान लिया, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू k m a l टू द पावर b g टू द पावर c। ये कुछ इक्वेशन ऐसी बनी। जब इक्वेशन ऐसी बनी, ये आ गया हमारा कांस्टेंट, और डायमेंशनल एनालिसिस इस कांस्टेंट के बारे में कोई कुछ भी आइडिया नहीं देता, ये हमको एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है। तो यहां डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है, इट डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट कांस्टेंट, तो यहां ये फेल हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये रफली ही बता पाता है, तो हम k को मान के चलते हैं, ये k की वैल्यू नहीं बता पाता है। अच्छा, तो अभी के लिए हमारी इक्वेशन बन गई कुछ ऐसी, t इज इक्वल्स टू k m टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c, कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन दोनों साइड इक्वेट है तो टाइम पीरियड है, और एक साइड कुछ L पे डिपेंड कर रही है, G पे डिपेंड कर रही है, M पे डिपेंड कर रही है। तो भैया दोनों साइड डायमेंशन क्या होंगे, दोनों साइड डायमेंशन सेम होंगे। तो यहां डायमेंशन हो जाएंगे m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1, और यहां हो जाएंगे k, तो k के तो कोई डायमेंशन नहीं होते, तो इसको मान लेते हैं अभी के लिए डायमेंशन को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो k को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो डायमेंशन को कंट्रीब्यूट नहीं करता है कांस्टेंट, उसके डायमेंशन 1 होते हैं, 1 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो m के डायमेंशन हो जाएंगे m टू द पावर a, l के डायमेंशन हो जाएंगे l टू द पावर b, और g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt माइनस 2 टू द पावर c। एक्सेलरेशन क्या होता है, जल्दी देखो, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो एल टी माइनस 2, तो ये एल टी माइनस 2 ऐसे आया, ये एल टी माइनस 2 ऐसे आया। तो यहां से मिला m0 l0 t टू द पावर 1 m टू द पावर a l टू द पावर b l टू द पावर c t टू द पावर माइनस 2c, ठीक है। इतनी बात हमको पता चल गई। तो यहां से m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1 m टू द पावर a l टू द पावर b और प्लस c और t टू द पावर माइनस 2c। बेटा इसको ढंग से सीख लेना, IIT JEE का फेवरेट टॉपिक है, इस पे एडवांस खूब पिछले सालों में क्वेश्चन पूछता आ रहा। एक क्वेश्चन तो हर साल इस टॉपिक के इर्द गिर्द पूछा ही जा रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन तो आप एडवांस में कंफर्म मान के चलें अब आ रहा है, और इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्मूला प्रूविंग के ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे, तो कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 0, और माइनस 2c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो c की वैल्यू आ गई 1/2, तो c की वैल्यू 1/2 आ गई, तो b प्लस माइनस 1/2, तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, b माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, b बराबर 1/2, तो c की वैल्यू माइनस 1/2, b की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू 0। तो यहां से हमको पता चला था कि t इज इक्वल्स टू k m टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c, ये हमने माना था। अब abc की वैल्यू हमको पता चल गई,
तो T इज इक्वल्स टू के m टू द पावर 0 L टू द पावर b दैट इज 1/2 और g टू द पावर c g टू द पावर -1/2। तो T इज इक्वल्स टू के m टू द पावर 0 यानी कुछ नहीं और L टू द पावर 1/2 दैट इज √L और √ g टू द पावर -1/2 बराबर हो जाएगा g और इसको लिख लेंगे T इज इक्वल्स टू √L/g। अच्छा, अब एक कांस्टेंट भी आ रहा है दैट इज k, तो यहां पे ये कांस्टेंट के अब एक्सपेरिमेंटली हमको पता चलता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम होता है 2π√L/g। ये एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं। तो k के बारे में हमको ये डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बता पाता, ये इसका लिमिटेशन है, ये इसका लिमिटेशन है। लेकिन भैया इससे फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है, फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है अगर आपको फैक्टर्स पता हो किन किन फैक्टर्स पे आपकी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। तो फैक्टर्स जिन जिन पे डिपेंड कर रही है वो पता होने जरूरी है, पहली बात। ठीक है, अब अंधे में तीर नहीं चलाना, फैक्टर्स पता नहीं है किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है तो नहीं निकाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन जी, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब, तब ही निकाल पाओगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, गॉट इट और नॉट, इतना पता होना चाहिए। वेरी गुड, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप, तो डिपेंड्स अपॉन, तो फॉर्मूला पूछा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कि भैया आपको डिराइव करना है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, यानी कि जब भी हम क्लोज्ड पाइप, यानी कि आपने देखा होगा बांसुरी जैसे कुछ भी आप म्यूजिक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट में फूंक मारते हो तो उनमें आवाज जनरेट होती है, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपसे जनरेट कराया गया है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करती है वो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा तो ये फैक्टर्स आपको दिए होंगे, अगर इजी सवाल होगा तो ऑब्वियस है कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जेई ऐसे सवाल देता है जहां आपको वो बता के चलेगा कि फैक्टर्स मैं दे रहा हूं, आपका काम है प्रूव करने का, और उसमें कुछ अच्छा देगा फिर। ठीक है, तो जेई आपको फैक्टर्स बता के चलता है। डेंसिटी ऑफ एयर और प्रेशर ऑफ एयर, इन तीन फैक्टर्स पे आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो भैया फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन L टू द पावर A, रो टू द पावर B, P टू द पावर C। तो फ्रीक्वेंसी बराबर K L टू द पावर A, रो टू द पावर B, P टू द पावर C, इतना हमने मान लिया। इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। और डायमेंशनल एनालिसिस से जितने भी फॉर्मूले तुम प्रूव कर सकते हो, ठीक है, वो तीन ही एमएलटी पे ही डिपेंड होने चाहिए। अगर तीन से ज्यादा पे डिपेंड कर रहे हैं तो उनको भी नहीं प्रूव कर पाओगे, ये और ध्यान रखना। तीन फैक्टर्स एमएलटी पर बस, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। अच्छा, F इज इक्वल टू के एल ए पी बी सी, ठीक है, सॉरी रो पी सी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो इसके डायमेंशन तो हो गए ये। अब के लेंथ के डायमेंशन हमने मान लिए a, और डेंसिटी के डायमेंशन होते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो m L क्यूब टू द पावर b। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी देखो मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज m/L क्यूब, ये सब करा रखा है डेंसिटी के डायमेंशन। और प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, प्रेशर अभी पिछले सवाल में बताया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ml
टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो यहां से मिला एम एल माइनस वन टी माइनस वन टू द पावर सी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू टू द पावर सी। ठीक है, इतनी बात हमको पता चल गई। तो यहां से मिला टी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू के एल टू द पावर ए एम एल माइनस थ्री बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू टू द पावर सी। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो इसको आप, क्योंकि एमएलटी के टर्म्स में लिखना है आपको, तो इसको आप लिख लो एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन, और यहां लिख लो के एल टू द पावर ए, और यहां से मिला माइनस थ्री बी, और यहां से मिला हमको माइनस सी। ठीक है, ये तो हमको एल की पावर मिल गया। अब एम की पावर क्या मिला, एम टू द पावर बी और प्लस सी। अब टी टू द पावर माइनस टू सी, तो यहां से एल टू द पावर ए माइनस थ्री बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन तो ये मिल गई इन दो, इसको कंपेयर करके, और b प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन मिल गई ये, और एक इक्वेशन मिल गई आपको ये टू सी इज इक्वल्स टू माइनस वन, सी इज इक्वल्स टू वन बाई टू। तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, b इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो यहां से a माइनस थ्री बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो a माइनस थ्री इंटू बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू माइनस सी की वैल्यू वन बाई टू इक्वल्स टू जीरो। a प्लस थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब इसमें सिर्फ इक्वेशन बच जाती है, आगे इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें ज़्यादा टाइम बिताना यानी समय वेस्ट करना है, लेक्चर को अननेसेसरी लेंथी करना है। अच्छा, अब अगला जो यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का अगला जो यूज़ है, अब लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं इस वाले यूज को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हुए नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर अननेसेसरीली लेंदी हो जाएगा और फिर आप बोर हो जाएंगे। तो मैं इसको डिसाइड करता हूं कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे से ऊपर का हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस मैं अटैच कर रहा हूँ आपको, ये वाला पोर्शन थ्योरी का मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, स्लाइड में आपको दे दूंगा। ये वाला क्वेश्चन, 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 ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करके आइएगा, ये क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करके आइएगा। ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से एक बार अटेम्प्ट करके आइएगा। ये वो फैक्टर वाला क्वेश्चन है कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कभी भी मेन्स में या एडवांस में ऐसा क्वेश्चन टपक, एडवांस में नहीं तो मेन्स में तो कभी भी डिट्टो ऐसा क्वेश्चन टपक सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद से करके आइएगा, और ये क्वेश्चन आप खुद से करके आइएगा। फिर इसके बाद हम आगे
एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चंस और इनको लेते हुए उसमें सम अप यूनिट डायमेंशन को कर देंगे, फिर बेसिक मैथमेटिक्स पे बढ़ेंगे और आज के लेक्चर को यहीं पे सम अप करते हैं, क्योंकि लेक्चर मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे एडिटिंग डिवाइस का थोड़ा सा लिमिटेशन है मेरे को, यानी कि 1.2 आवर्स के समथिंग ही वो 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट के वीडियो के बाद हैंग करने लग जाता है, तो ज़्यादा लेंदी वीडियोस लेने में थोड़ा इश्यू होता है, तो दैट्स वाई आई हैव टू सम अप दिस वीडियो। लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जैसे ही हमारा सिस्टम अपग्रेड होगा, तो लेक्चर्स लेंदी भी लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको कल ही मिलेगा। आज ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए, अभी इसको विद इन 1 आवर घंटे में आज रात को ही अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद आपको कल ये लेक्चर एडिट के बाद कल ये बस कट लगाने हैं और इसको पेस्ट आपको मतलब पोस्ट करना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, और वीडियोस को मर्ज करना है। फिर अगला लेक्चर जो है वो आपको कल मिल जाएगा, और फिर मूव करते हैं मैथमेटिकल टूल्स पर, और क्लास 12th के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से शुरू करते हैं नया सीरीज। ठीक है, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, और टिल देन बच्चा लोग टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।